पिछली 2 कड़ियों से हम हेलमुट के केस का ज़िक्र कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखा केस है। अब तक हमने जाना कि किस तरीके से रूबर्ट को अपने पूर्व जन्म में, जब वो हेलमुट के रूप में था, उसकी यादें थी और वो किस तरीके से यादें ताज़ा हुई। अब बारी थी इन यादों को, इनकी सत्यता को प्रूव करने की। अब शुरुआत होती है इस मुश्किल काम की, और ये चीज़ रूबर्ट ने खुद अपने बूते पर करी। रूबर्ट जो भी उन्हें यादें थी अपने पूर्व जन्म की, उन्हें सत्यापित करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि ये सब क्या है, क्या सचमुच जो उन्हें आ रहा है वो उनके पूर्व जन्मों की यादें हैं, क्या हेलमुट नाम का सचमुच कोई व्यक्ति है। तो उन्होंने इस चीज़ की जांच अपने स्तर पर शुरू करी। जैसा कि रूबर्ट को याद था कि जो उसका पिछला जन्म है वो उत्तरी जर्मनी में हुआ है, एक छोटे से बंदरगाह के आसपास उसका जीवन बीता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि विल्हेम्सहेवन ये एक सही स्थान था, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सी पर जर्मनी में जितने भी शहर थे उन सब पर विचार किया। रूबर्ट ने विल्हेम्सहेवन और 9 और भी बंदरगाह थे, शहर थे, जहाँ के म्युनिसिपल अधिकारियों को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी और जो भी उनको यादें थीं हेलमुट के विषय में, उसके संबंध में उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो लकड़ी की काम से, शिपिंग के काम से, इस तरह के व्यवसाय में शामिल था और उसने 1880 के दशक के आसपास खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। इस तरह के किसी व्यक्ति के बारे में क्या उन्हें जानकारी है? अब स्वाभाविक रूप से, क्योंकि रूबर्ट का अंदाज़ा सही था, तो उन्होंने लगभग 10 शहरों में के म्युनिसिपल अधिकारियों को ये पत्र लिखा, जिसमें से नो का जवाब तो आया कि नहीं, हम ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन एक, वही विल्हेम्सहेवन, ये उस शहर का नाम है, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ तो, यहाँ से जवाब पॉजिटिव आया। विल्हेम्सहेवन से रूबर्ट को एक पत्र आया जिसमें बताया गया वहाँ के म्युनिसिपल अधिकारियों के द्वारा कि हाँ, जो वर्णन आप बता रहे हैं, ये वर्णन एक आदमी है उसके साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये आदमी एक शिप ब्रोकर हुआ करता था और लकड़ी का व्यवसाय हुआ करता था, और उसने आत्महत्या करी थी, खुद को गोली मारकर उसने आत्महत्या करी थी। तो जब विल्हेम्सहेवन के अधिकारियों ने ये पत्र लिखा था, तो जैसे रूबर्ट ने उन्हें बताया था कि शायद उस व्यक्ति का पारिवारिक जो नाम है, सरनेम है, वो कोहल है। रूबर्ट को यही याद आ रहा था कि शायद कोहल सरनेम है। लेकिन जब उसने ये बात लिखी तो वहाँ के अधिकारियों ने इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, जो व्यक्ति आप बता रहे हैं उसका सरनेम कोहल नहीं है, कोलर है। चलिए, यहाँ तक तो जब जानकारी मिली तो रूबर्ट को समझ में आया कम से कम दिशा सही है उनकी। अब उन्होंने खोजबीन शुरू करी उनके पुत्र की, यानी हेलमुट कोलर, इनके पुत्र की खोजबीन शुरू करी, इनके पारिवारिक सदस्यों की खोजबीन शुरू करी। और इस खोजबीन में वो उनके एक पुत्र जिनका नाम था लुडविग कोलर, उनसे उनकी मुलाकात हुई। 17 सितंबर 1952 को रूबर्ट ने लुडविग कोलर, मतलब जो पूर्व जन्म में उनका पुत्र थे, हेलमुट कोलर के पुत्र थे, उनको एक खत लिखा। बाद में लुडविग कोलर का जवाब आया कि जो भी बातें रूबर्ट द्वारा बताई गई हैं वो उनके पिता हेलमुट कोलर के जीवन से बिल्कुल मेल खाती हैं। हेलमुट कोलर के पुत्र लुडविग कोलर, जो कि उस समय काफ़ी बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे पिता हेलमुट कोलर का विल्हेम्सहेवन में एक बहुत बड़ा बिजनेस था। उनका लकड़ी का व्यवसाय था, एक सा मिल भी थी, और जो हमारा घर था वो 25 फ्रेडरिक स्ट्रास में था, और उनके घर के बिल्कुल बगल में ही एक बिल्डिंग थी जिसका उपयोग उनके पिता ऑफिस के रूप में किया करते थे। आगे उसने बताया कि ये जो बिल्डिंग थी, जो उनका ऑफिस था हेलमुट कोलर का, उसका जो फ्रंट था वो उत्तर दिशा की ओर था और उसमें बहुत छोटी छोटी खिड़कियां थी। इस वजह से वहाँ अधिकतर वक्त अंधेरा ही रहता था। और जैसा कि रूबर्ट को यादें थीं, जब उसने आत्महत्या की थी तो जो उसको नज़ारा आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही आगे हेलमुट कोलर के पुत्र ने बताया। उसने कहा कि कमरे के एक कोने में एक
जैसे पुराने ज़माने की सेफ हुआ करती हैं, इस तरह की एक दराज थी और उसमें वो अपना पैसा, बही खाता, नकदी, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो कागजात हैं वो सब रखा करते थे। और ये भी उसे बताया कि उसके पिता जो नॉर्मली उनको काला रंग पसंद था तो वो काले रंग के कपड़े पहना करते थे और जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो एक टोपी ज़रूर पहनते थे। आगे उसने बताया कि डांजिंग, कोनिसबर्ग और मरमल यहाँ से जहाज़ द्वारा लकड़ी का आयात किया जाता था, लेकिन ख़ास तौर पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और अमेरिका से वो लकड़ी मंगाया करते थे। और 1888 में उनको गलती लगी कि शायद सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उनका ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ, पर उन्हें ऐसा लगा कि शायद सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए उन्होंने विदेश से बहुत ज़्यादा, असामान्य मात्रा में बहुत ज़्यादा लकड़ी खरीद ली। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी जो अंदाज़ा था वो गलत साबित हुआ, बल्कि इसके उलट हुआ। लकड़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गईं और उनको जो ये फाइनेंशियल दिक्कतें आईं, उनकी वजह से उनको बिलों के भुगतान में बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई। और इसी समय पे एक कर्मचारी ने, एक अकाउंटेंट ने, जिसको वो अपना दाहिना हाथ माना करते थे, उस अकाउंटेंट के साथ मिलकर उन्होंने एक, समझ लीजिए, धोखाधड़ी की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वो अपने जो विदेशी मुद्रा है उसको, लेन देन का जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ हेरा फेरी करेंगे और अपने आप को जो ये मुश्किल का दौर आया है उससे बचा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अकाउंटेंट पैसा लेके भाग गया, धोखाधड़ी की भी सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई। यानी एक तो धन का संकट, ऊपर से सामाजिक जो उनका रुतबा था, एक सामान्य व्यक्ति थे वो समाज के, उस पर भी आंच आ गई। क्योंकि अब धोखाधड़ी का केस भी उनके ऊपर बनने वाला था। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत घबरा गए। और एक जो त्यौहार का दिन होता है जहाँ प्रार्थना की जाती है और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया जाता है, उस दिन वो शायद बहुत ज़्यादा एक पश्चाताप की फीलिंग से गुजर रहे थे। उनको लग गया था कि अब तो उन्हें अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। उस दिन उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। हालांकि हेलमुट का जो सारा सोच थी, जो सारा उनका डर था, वो गलत साबित हुआ। क्योंकि बाद में लुडविग कोलर, जो कि उनके पुत्र थे, जिनके द्वारा ये सारी घटना बताई गई, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उनको अपनी इमारतें, सामिल और जो भी लकड़ी थी, ये सब उन्हें नीलाम करना पड़ा। लेकिन ये सब नीलाम करने के बाद जो भी उनके ऊपर कर्जा था वो सारा चुकतू हो गया और उनके ऊपर कोई केस भी नहीं बना। अब देखिए क्या होता है, इंसान किस तरीके से अपने ख्यालों में ही कुछ सोच के गलत कदम उठा लेता है। यहाँ लुडविग ने क्या किया, नहीं, हेलमुट ने क्या किया, उसने गलत अंदाज़ा लगाया कि अब मेरी स्थिति बदतर हो गई है, मैं दिवालिया घोषित हो गया हूँ, समाज में मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। ये सिर्फ उनके मन की कहानी थी जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हकीकत में जितना भी उनके पास था उसे नीलाम करने के बाद उनका सारा कर्जा, जो धन की हानि हुई थी, वो पूरी हो गई थी। उनके ऊपर कोई केस भी नहीं बना था। लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने मन में ही एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया बसा ली थी कि अब ये होगा, और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब ये तो थी हेलमुट के पुत्र लुडविग द्वारा जो बताई गई जानकारी वो। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए लुडविग ने हेलमुट को कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें लुडविग कोलर की बचपन की तस्वीरें शामिल थीं, उसकी और उसके भाइयों की और बहनों की। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ लुडविग कोलर से मिले हैं, यानी हेलमुट कोलर के सिर्फ एक पुत्र से मिले, बाकी पुत्रों से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो उनके पुत्र थे लुडविग कोलर, उन्होंने एक बचपन की तस्वीर दिखाई जिसमें पूरी एक स्कूल के बीच में सभी बच्चे बैठे हैं और उनके तीनों पुत्र वहाँ मौजूद हैं। वो फोटो उन्होंने रूबर्ट को दिखाई। और कमाल की बात थी कि बेटियों को तो रूबर्ट नहीं पहचान पाए फोटोज़ में भी, लेकिन बेटों को उन्होंने बहुत सारे 40 बच्चों की एक ग्रुप फ़ोटो में से भी अपने तीनों बच्चों को पहचान लिया। अक्टूबर 1956 को पहली बार रूबर्ट विल्हेम स्वेन गए, जहां उनकी लुडविग कोलर से मुलाकात हुई।
जो विल्हेम्सहेवन है वो बर्लिन से 370 किलोमीटर या समझ लीजिए लगभग 230 मील दूर है। और लुडविग कोलर उस वक्त 12 साल का था। आज तो वो एक बुजुर्ग था, आयु में रूबर्ट से भी काफ़ी बड़ा, लेकिन जब वो 12 वर्ष का था तब उसके पिता हेलमुट ने आत्महत्या की थी। अब जैसा कि हमें पता है कि यान जब इस तरह के किसी केस पर काम करते हैं तो वो हर पहलू से जांच करते हैं। तो उन्होंने भी हर पहलू से जांच की। वो रूबर्ट से भी मिले, वो हेलमुट कोलर के पुत्र से भी मिले, जो सारी जानकारी दी गई थी उन्हें भी एक बार फिर से उन्होंने सत्यापित किया। इतना सब कुछ जब उन्होंने खुद अपनी तरफ से जांचा परखा तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इतनी सारी बातें संयोग नहीं हो सकती। क्योंकि अब यहाँ पे कई लोग जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वो ये भी तो बोलेंगे ना कि संयोग भी तो हो सकता है। संयोग हो सकता है कि बाय चांस कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका शिपिंग का बिजनेस था, जिसने आत्महत्या कर ली। तो नहीं, संयोग भी एक लिमिट में, कुछ 2-4 बातें चलो मिल गई, लेकिन इतनी सारी बातों में समानता, ये संयोग नहीं है। अब अगली कड़ी में हम इसी संदर्भ में जो हेलमुट कोलर का केस है, जो आत्महत्या का कर्म उन्होंने किया, वो क्या रिजल्ट लेकर आया, क्या उन्होंने किस तरीके से उन्हीं परिस्थितियों का सामना दोबारा किया, और ये केस एक्चुअल में है क्या। क्योंकि अजीब है ना, एक व्यक्ति मृत्यु से पहले ही जन्म ले चुका है, 5 हफ्ते पहले जन्म ले चुका है। तो इस चीज़ को हम अगली कड़ी में समझने की कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने पहले चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जिसमें इसी तरह की मृत्यु के बाद के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, लेकिन वो थोड़ी सी समझने में मुश्किल है। इस चैनल पर जितनी सरल भाषा में जानकारी प्रस्तुत की जाती है उतनी सरल नहीं है, लेकिन अगर आप इसी तरह के ज्ञान को थोड़ी और गहराई से समझने के इच्छुक हैं तो कृपया एक बार मेरे प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।